हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट सम, ऑफ कोर्स ये चैप्टर सभी वर्ड प्रॉब्लम का ही बना हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेके आऊंगा जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को रीड कर करके डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, क्वेश्चन को रीड करते डायग्राम प्रॉपर नहीं बनती। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, बट आज के लेक्चर में जितना भी इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, डायग्राम बनने के बाद जो करना होता है वो सब मैं आपको सिखा दूंगा। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर में तो हम सीखेंगे कि डायग्राम आप कैसे बना रहे हैं, बट आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम बनने के बाद क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है और जो भी डायग्राम मैं बनाऊंगा उसको बना के मेरे अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करें तो एग्जाम में भी बड़े मस्त तरीके से इसका क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दो मेन एंगल्स जो बच्चों को कई बार कंफ्यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले आपको वो सीखना होगा। तो उससे पहले आप देखें, ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने कंप्लीट किया है, ये सारे नोट्स स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस सेशन में आपके साथ हूं। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री मैंने एकदम कंप्लीट कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर हमने सॉल्व किए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, 10 पार्ट्स हैं, देखो लास्ट ये था मेरा लेक्चर। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन कैसा भी आएगा मैं आपको यहां पर हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर कर दूंगा, जिससे आप अपने मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड या फाइनल में क्वेश्चन को बना लेंगे। अभी हम मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं, मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे समझना है, कैसे देखना है? वेरी सिंपल। देखो मैं यहां खड़ा हूं, अभी मैं आपको देख रहा हूं सामने स्टेट। जब बिल्कुल सामने देख रहा हूं तो कोई एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, मैं बिल्कुल आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं। लेकिन जब मैं अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर करूंगा तो ऊपर मैं कहीं किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, किसी ट्री को देख रहा हूं, किसी वर्ड को देख रहा हूं उड़ता हुआ है, या फिर क्लाउड्स को देख रहा हूं, कहीं बारिश तो नहीं आने वाली आज। तो जब कभी भी मेरी गर्दन ऊपर हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब मैं देख रहा हूं नीचे जमीन पर, अरे भाई बारिश हुई, फ्लड आ गया, अरे भाई सब धुल गया, क्या हो गया? तो जब मैं नीचे देख रहा हूं, मेरी गर्दन नीचे झुक रही है, तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मेरे बच्चे ध्यान से देखें। लेट अस सपोज आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, ये आप हैं ए और यहां पर कोई पॉइंट है बी। तो आप यहां से इसको देख रहे हैं, ये आपकी आई है, ए आई है, तो आप यहां पे देख रहे हैं। तो ये लाइन क्या हुई? आपकी आई साइड, नजर जा रही है आपकी, जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो एंगल कहां पर है? तो एंगल के लिए आपको दो रेस चाहिए होती हैं, है ना, दो रेस। व्हाट इज एंगल? टू रेज हैविंग इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो आपने एक रे तो बना दी, तो बात हो रही थी एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो दूसरी रे भी बनानी। तो एक बच्चे ने कहा सर ऐसे बना देते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। दूसरे ने कहा ऐसे बना दो सर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। तीसरे ने बोला ये बना दो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये तीनों गलत है भाई साहब। तो मेन जो काम होता है ना, वो आई साइट के साथ जो दूसरी रे बनती है वो उसका काम होता है। कंफ्यूजन वही आती है कि वो रे कहां बनानी। एलिवेशन में फिर समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप डिप्रेशन वाला एंगल बनाते, उसमें प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो डिप्रेशन वाले एंगल को भी मैं समझाता हूं। तो यहां पे देखें कि कभी भी आपको दूसरी रे जो बनानी है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पहली बात। तो वो रे ऐसे नहीं होगी, ऐसे नीचे नहीं जाएगी ना ऊपर आएगी, ऐसी कोई रे नहीं बनेगी दूसरी वाली। पहली वाली तो हमेशा आपकी आई साइट है, दूसरी वाली जो रे है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। अब हॉरिजॉन्टल के दो ऑप्शन है, जहां तो ए से इधर खींच दो या फिर ए से पीछे खींच दो। तो किस तरफ खींचना है? तो जिस तरफ आप देख रहे हैं। तो आप किस तरफ देख रहे हैं? मानो आप यहां पे खड़े हैं तो आप अपनी राइट साइड देख रहे हैं, तो राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, लेफ्ट साइड नहीं खींचना है, क्योंकि आपने राइट साइड देखा, राइट साइड कोई बिल्डिंग है उसको आपने देखा, ठीक है। तो आपको ऐसे रे खींचना है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम मानो सी रख लेते। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये खुद ही बनानी पड़ती है, ये हमेशा आपको खुद बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में आपको बोला नहीं होगा कि ये बनाओ,
ये आपको हमेशा खुद बनानी पड़ती है। ये लाइन आपको वहां पर पता रहेगा कि आप किसको देख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली खींच लेंगे, लेकिन इस लाइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लाइन आपको खुद उसी तरफ खींच देनी है जिस तरह आप देख रहे हो। ये थोड़ा स्लोप में खींच रहे हो आई साइड, या आपने सीधी खींचनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे जो एंगल क्रिएट होगा इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट्स ऑल। सेम स्टोरी डिप्रेशन की। डिप्रेशन में क्या है, अब आप कहीं हाइट पे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप कहीं हाइट पे हो, कहीं हाइट पे हो, मानो ये पॉइंट आपका, लेट दिस इज ई, ई इज योर आई साइड। तो अब आप कहां देख रहे हो, आपकी गर्दन नीचे है, आप नीचे जमीन पर देख रहे हो या कहीं और, मतलब थोड़ा नीचे देख रहे हो, तो यहां पर आ गए, मानो ये पॉइंट आपका आ गया पी। तो अब ई से आप पी देख रहे हो, तो ये आपकी आई साइड होगी। तो फिर आपको एक एंगल क्रिएट करना है जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन तो पता चल गया, नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अब आपने दूसरी रे कहां खींचनी, इस ई के नीचे ऐसे आएगी जो ऊपर आएगी ना, कभी वर्टिकल नहीं आएगी, ना ऊपर ना नीचे, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। किस तरफ आएगी, क्या बताया मैंने, जिस तरफ आपने देखा उसी तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। तो आपने किस तरफ देखा, आपने इस ई पॉइंट के इस तरफ देखा कि इस तरफ देखा, तो आपने इस तरफ देखा, आपने राइट साइड देखा, तो आपको इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? डिप्रेशन एंगल में कंफ्यूजन होती है इस लाइन का, सिंपल फंडा बता दिया, जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, हमेशा खींचनी। इज इट क्लियर? तो दीज आर द टू बेसिक एंगल्स, इनकी नॉलेज के बिना बहुत से क्वेश्चन आप बना ही नहीं पाओगे। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया, फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट सम होते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है, आपने इंग्लिश पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाना होता है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं इंग्लिश पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहा हूं आपको आज मैं डायग्राम बना के क्वेश्चंस कैसे बनाने वो समझा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी बहुत इंग्लिश में समझा देता हूं कि ऐसे कहानी है कि एक पेड़ है, हवा आई, तूफान आया, टूट गया, नीचे गिरा, उसने एंगल बनाया, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो यहां पर मैं एक स्टोरी सुनाता हूं कि ये है एक ट्री, दिस इज अ ट्री, ओके, इट्स नेम इज एबी। अब तूफान आया, ऐसे तूफान आया, ये टूट गया, क्या हुआ, ये टूट गया, ये यहां से टूटा, यहां से टूटा, इतना पार्ट जो टूटा हुआ नीचे गिरा, देखो नीचे गिरा, नीचे गिरा। फिर उसने कहानी लिखी है कि ये बेस के साथ इसका टॉप ज्वाइन करेंगे तो यहां पर एक एंगल बन जाता है ग्राउंड में। तो एंगल आपका ये वाला बन गया, ठीक है। यहां पर एलिवेशन या डिप्रेशन कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक कहानी है कि एक पेड़ है, तूफान आया, ये टूट गया, टूटा हुआ पार्ट नीचे गिरा, नीचे जब गिरा इस टॉप ऑफ द ट्री, इस लैंड पे जो गिरा, ग्राउंड पे गिरा, इसने टच किया और हमने देखा ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, कुछ डिग्री बना रहा है, लेट इट बी 60 डिग्री। तो बस ये आपकी एनसीईआरटी का आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही है। तो आपने ऐसा पूरा स्टोरी वहां पे लिख के डायग्राम बना देने होता है। तो आपको ये एंगल दे दिया गया और साथ में दे दिया गया कि जब ये गिरा यहां पे टॉप आया ग्राउंड पे, तो ये फुट ऑफ ट्री था, इनके बीच का वो डिस्टेंस दे देगा, लेट इट बी 10 मीटर। और बाकी वाले पार्ट्स पूछ लेगा कि बताइए टोटल हाइट ए बी ट्री की कितनी थी, जहां फिर ये पी क्यू जो पार्ट टूटा उसकी लेंथ कितनी थी, फिर जहां फिर पूछेगा रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया, जहां फिर पूछेगा एपी कितना बचेगा। जो भी पूछा है वो सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर वहां 2 3 4 ऐसी ट्राइंगल्स आ गई, घबराना नहीं, आपने उस ट्राइंगल पे फोकस करना है जिसके अंदर एंगल है, उस ट्राइंगल पे फोकस करना है। अक्यूट एंगल आपको जिसके अंदर दिखाई दे रहा है आफ्टर डायग्राम। तो हमने यहां देखा 60 डिग्री का एंगल है, तो किस डायग्राम में, यहां तो है ही एक ट्राइंगल, तो क्या नाम है इसका, पी क्यू बी, या फिर पी बी क्यू। इस ट्राइंगल को आपको पकड़ना है, तो मैंने यहां लिखना है इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू। इज इट क्लियर? ट्राइंगल का नाम नहीं लिखा, पहले ही आपके मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स तो पहले ही कट जाएंगे, टीचर वैसे परेशान हो जाएगा ये कौन सी ट्राइंगल ले रहा है, किसके अंदर जा रहा है। ट्राइंगल का नाम जरूर मेंशन करो, लेकिन ट्राइंगल लेनी कौन सी है, कैसे पता चलेगा, सिंपल बता दिया, जिसके अंदर आपको अक्यूट एंगल दिख रहा है उस ट्राइंगल को आपको पकड़ना है। कई बार एंगल नहीं होता, रिलेशंस होते हैं, वो वैरायटी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एंगल दिख रहा होगा, तो उस ट्राइंगल पे अटैक कर दो, कर दिया अटैक, ट्राइंगल का नाम लिख दिया। जैसे आपने ट्राइंगल का नाम लिखा, उसके बाद आपने सोचना है टैन, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, कौन सी रेशो अप्लाई करें। ये डिपेंड करता है बच्चे, आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड क्या करना।
ठीक, अब ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया इस ट्राइंगल का, दैट यू नो, वो आपको पढ़ाया वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में। और जो 60 डिग्री का एंगल, जो गिवन एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अब लेट अस सपोज आपको पीबी फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सी रेशो होती है, टैन या कॉट, तो टैन और कॉट दोनों लगा सकते। तो अभी मैं यहां पे टैन लगाऊंगा, तो पहले लिखना है मुझे टैन थीटा का डेफिनेशन, क्या, साइड ऑपोजिट टू थीटा डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। उसके बाद मुझे यहां पे इनके नाम लिख देने, साइड अपोजिट टू थीटा डायग्राम में पीबी लिख देने, फिर साइड एडजेसेंट टू थीटा बीक्यू लिख देने। इज इट क्लियर? बहुत जल्दी नहीं करनी है भाई क्वेश्चन करने में कि आप डायरेक्ट यहां पर एंगल का वैल्यू डाल रहे हैं कि वैल्यूज डाल रहे हैं, नो, ये प्रेजेंटेशन है भैया, ऐसे करना है क्वेश्चन, ऐसे नहीं करोगे तो फिर प्रेजेंटेशन के मार्क्स चले जाएंगे आपके, स्टेप्स होते हैं ये, ठीक है। ये आपने लिख लिया, इसके बाद अब आपने एंगल लगाना है, ठीक है। जैसे टैन है, टैन है, एंगल कितना 60 डिग्री, फिर आपने पीबी का वैल्यू, सर पीबी तो पता ही नहीं, इसको मानो एक्स मीटर मान लिया, तो यहां पे आप एक्स लिख दो, और बी क्यू, सर इसका लेंथ पता है, इट इज 10, दैट्स ऑल। टैन 60 का वैल्यू सर √3, एक्स बाय 10, व्हाट इज एक्स, इट इज 10√3 मीटर, दैट्स ऑल। तो जितना पार्ट रिमेनिंग था ट्री का वो हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही आप पी क्यू इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, बेस पता है तो कॉस लग जाएगा, अगर एक्स को यूज करोगे तो आप परपेंडिकुलर उसका साइन का रिलेशन भी लगा सकते हो। आई होप दैट यू कैन डू, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। मेरा इस क्वेश्चन कराने का ये मतलब है कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे प्रेजेंट करना, और एंड में ऐसे एक्स निकालने के बाद यही नहीं छोड़ के आना, यहां बोलना कि एक्स क्या फाइंड किया, इट इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री, ये फाइंड किया। अगर आप ये भी फाइंड करते हैं फिर दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ये सब एंड में इंग्लिश में लिख के आना है कि आपने क्या फाइंड किया है, क्या पूछा है, क्या फाइंड किया है, वो लिख के आना है, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको वो क्वेश्चन पे ले जाता हूं जिसमें दो दो डायग्राम्स होती हैं और हमें कंफ्यूजन होती है कि कब कैसे क्या बनाना है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, ठीक, ये मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन का लाइन खींच लिया, ये ए बी है, यहां ग्राउंड पे 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। आई होप एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा हमेशा। तो ये कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक बंदा है वो टावर पे बैठा हुआ है और नीचे 2 बिल्डिंग्स हैं, जहां फिर आप ऐसा मानो कि नीचे 2 कार्स हैं, उनको देख रहा है, एक क्यू पे एक पी पोजीशन पे, बस ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या है, टावर पे कोई बैठा है, नीचे ग्राउंड पे 2 टावर 2 कार्स को देख रहा है, क्यू और एक पी, और क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक एंगल ये बना रहा है, लेट दिस इज 30 डिग्री, ये छोटा वाला है, और ये एक बड़ा एंगल है, ये आ गया 60 डिग्री। क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का। रीजन क्या देना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। मैक्सिमम टाइम आपको बेस एंगल पे ही आ जाना होता है, यानी बेस पे आ जाना होता है। ऊपर वाले एंगल बहुत कम यूज में आएंगे क्योंकि वहां पर ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा, तो आपको ट्राइंगल के अंदर घुसना होता है, ट्राइंगल के अंदर जाना होता है। तो उसके लिए मैंने 30 से यहां 30 पे आ गया, अल्टरनेट का रीजन डालते हुए, क्योंकि इस 30 का मैं यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि यहां पे ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है, तो आपको ट्राइंगल के अंदर घुसना है। तो ये 30, ये 30, ये 60, ये 60, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट यू नो, वो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गई एक इंफॉर्मेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन थे, उससे मैंने अल्टरनेट एंगल्स यहां पे बना लिए, ट्राइंगल के अंदर में आ गया एंगल लेके। अब क्या है, कुछ लेंथ वेंथ भी दिया होता है, तो यहां पर मुझे पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है, लेट दिस लेंथ इज व्हाट, 10 मीटर। क्लियर, दिस लेंथ इज 10 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स, 10 मीटर, दैट्स ऑल। अब उसने क्या बोला, उसने बोला ये फाइंड करो बीपी कितना है, टावर से ये वाली कार कितनी दूरी पर है, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, और बोला टावर का हाइट भी निकालो, इसको मैंने y मान लिया। तो वो हाइपोटेन्यूज भी पूछ सकता है, दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x एंड y को कैसे ढूंढेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी यहां पे दो दो राइट ट्राइंगल्स आ जाए, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि राइट ट्राइंगल्स हैं कौन कौन सी। कई बार बच्चा ये ट्राइंगल ले रहा होता है ए पी क्यू, क्यों सर आपने बोला था जो एंगल है वो वाला ट्राइंगल ले लो। अरे भाई मैंने बोला था कि जो एंगल है वो वाला ट्राइंगल लेना होता है,
लेकिन साथ में ये भी बोला है कि कौन सी ट्राइंगल लेनी है, राइट ट्राइंगल लेनी। कौन सी लेनी है, राइट ट्राइंगल लेनी। तो राइट ट्राइंगल थोड़े ना ये वाली, तो राइट ट्राइंगल क्या है, परपेंडिकुलर से नीचे उतरो ना, वो राइट ट्राइंगल। देखो यहां से उतरो नीचे, ए बी क्यू, क्या है, ए बी क्यू। एक ट्राइंगल ये लेना आपको, और दूसरा ये ए बी पी, दूसरा ये लेना। ठीक, अब दो ट्राइंगल आ गए, एक बड़ा एक छोटा। तो स्टूडेंट कंफ्यूज, सर पहले कौन सा लें, कोई भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, पहले बड़ा ट्राइंगल लो पहले छोटा लो, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी किससे होती है, छोटा ट्राइंगल लेने से, ही मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आपको छोटा ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल लेना। ठीक, तो छोटे ट्राइंगल का नाम है ए बी पी, ऐसे लिखना आपको। फिर वही कहानी तो वही लिखनी है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी। इसमें मेरे को एक्स और वाई में से कुछ पता रहना चाहिए, कोई भी नहीं पता, फाइंड दोनों करने हैं। ठीक है, तो एक बेस है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर। नो प्रॉब्लम, आप tan डेफिनेशन लगाएंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर एंगल का वैल्यू डालेंगे सर 60 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर लिखेंगे, y है बेस है x, tan 60 के वैल्यू डालेंगे √3 y बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू √3x, नंबर 1। इज इट क्लियर? इसके बाद यहां पे इसको छोड़ देंगे, ना x निकला ना y निकला, अननोन सी क्वांटिटीज में, यानी एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ऐसा ही बनेगा हमेशा, जब कभी भी राइट ट्राइंगल की कोई कंप्लीट साइड आपको नहीं पता होगी, हमेशा इक्वेशंस बनेंगी। जैसे राइट ट्राइंगल है, कोई साइड नहीं पता इसकी, ये राइट ट्राइंगल है, कोई कंप्लीट साइड इसकी नहीं पता, इतना सा पार्ट पता है। ठीक, तो अब आपने इसके बाद दूसरी ट्राइंगल लेना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है। क्या लिखना है, आपने लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा परपेंडिकुलर से नीचे उतरो, ए बी और यहां क्यू तक आओ, आगे इसमें लगाइए फिर tan का रिलेशन, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले इनके नाम लिखो, एंगल का वैल्यू है यहां पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी, और बेस का क्या नाम है, पूरा बी क्यू। अब यहां पे tan 30 डिग्री का वैल्यू आप डालेंगे 1/√3। ए बी को अब देखो आपने y लिखा हुआ है, और बी क्यू को अब आपने ब्रेक करके लिखना है, वो x और प्लस tan का बना हुआ है। ठीक है, पहले छोटा ट्राइंगल लेना है फिर बड़ा लेना है। बड़ा, अब फायदा क्या हुआ, जैसे आपने इसको ब्रेक किया, जब जो भी आपने वैल्यूज डाली, ये y ऑलरेडी आपने निकाला होता है, जो x या y कुछ निकाला होगा, तो y निकाला √3x, वो अब हमने यहां पे डाल देना। तो आप बड़े मस्त तरीके से यहां से x निकाल लेंगे अभी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/√3, यहां पे आप y का वैल्यू ये वाला डालेंगे, क्या है, √3x, डिवाइड में क्या है, x + 10। तो जैसे आपने वैल्यू डाला तो आपने लिख लेना यूज फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहाँ पे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x + 10 इज इक्वल टू 3x, है ना, √3 हो गया 3x, यहाँ पे 10 रखें, ये x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 2x, 2 इसको काटेगा 5 आएगा, तो x आ गया 5 मीटर। अब जैसे x आया वो आप यहाँ पे डाल दीजिए फर्स्ट में, तो आपका y निकल गया कितना, √3 × 5, यानी 5√3, दैट्स ऑल। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें एक राइट ट्राइंगल में कंप्लीट साइड नहीं पता होती। अगर कंप्लीट साइड पता है ना, यानी ये परपेंडिकुलर पता है, जहां इसका पूरा बेस पता है, जहां इसका बेस पता है, उसको मैं इजी और बेसिक क्वेश्चन समझता हूं। और जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन है वो होता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्स आ गया, वाई आ गया, बाकी आपने जो फाइंड करना उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट। ये थे दो बेसिक क्वेश्चन एंड नॉलेज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेरे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर के होते हैं वो आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी के नोट्स बना लो, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।